And welcome to our channel Study Now DSL। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग हमेशा से क्विज डिस्कस करते आ रहे हैं। इस बार भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ 150 प्रश्नों का एक सेट, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस, करेंट अफेयर, कंप्यूटर, मतलब सभी प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, या और भी आजकल आपके बीएड डीएलएड में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हर प्रकार के एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और कि अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने किसी प्रश्न का डिस्कशन गलत किया है तो आप हमें कमेंट में अपना सवाल या सुझाव दे सकते हैं, या उस प्रश्न का सही जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। साथ ही आपको बताता चलूं कि इसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों का डिस्कशन नहीं दूंगा, वो आपको खुद से करना होगा और मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना होगा उनके जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी, ये प्रश्न आपको बताना है, इसका जवाब। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप अपने ऑप्शंस भी देख सकते हैं, आपके पास समय भी है। मैं आपको बताता हूँ कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को वर्तमान पानीपत के मैदान में हुआ था। कब हुआ था भाई? तो 1761 को हुआ था पानीपत के मैदान में 14 जनवरी के दिन। अगला प्रश्न है आपका, लोकपाल की प्रथम जो स्थापना हुई थी, लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में ओम्बुड्समैन, ठीक है ना, स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में ओम्बुड्समैन की स्थापना की गई थी। और भारत में ओम्बुड्समैन को लोकपाल के नाम से जाना जाता है। भारत में ओम्बुड्समैन सर्वप्रथम 1970 ईस्वी में उड़ीसा में लोकपाल की स्थापना की गई थी। ओम्बुड्समैन का ही मतलब होता है लोकपाल, जिसका स्थापना सबसे पहले जब स्वीडन में किया गया था तब किया गया था 1809 में। लेकिन अगर भारत में बात की जाए कि ओम्बुड्समैन कब लागू हुआ, यानी कि लोकपाल कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था आपका 1970 ईस्वी में। कब लागू हुआ था? 1970 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पूछा गया है आपका प्रश्न में कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब हुई थी? तो पहली बार तो स्वीडन में हुई थी। कब हुई थी भैया? 1809 ईस्वी में। लेकिन यही प्रश्न अगर आपसे घुमा के पूछता कि भारत में कब हुआ था, तो लोकपाल की स्थापना भारत में 1970 में हुआ था। और कहाँ हुआ था भाई? तो उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना स्थित है कहाँ? तो बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना छपरा में स्थित है। रेलवे की पहिया की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस कारखाने को स्थापित किया गया था। कहाँ है भाई? तो रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना आपका ऑप्शन नंबर ए, छपरा में। अगला प्रश्न देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को आप क्या कहते हैं? तो भाई रिएक्टर स्केल कहते हैं। रिएक्टर स्केल भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो भाई भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? रिएक्टर स्केल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? हाथी परियोजना के बारे में आपसे पूछ रहा है कि हाथी परियोजना कब आरंभ की गई। बात करते हैं हाथी परियोजना के बारे में। फरवरी 1992 को आरंभ की गई थी। इस परियोजना में मुख्य रूप से 13 राज्य सम्मिलित थे। इस परियोजना का उद्देश्य हाथियों के आवास की रक्षा करना था। तो भाई प्रथम बार हाथी परियोजना
कब आरंभ किया गया? आपका 1992 में किया गया। कब किया गया? 1992 यानी 91-92 आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कब? ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपने देख लिया है। अगला सवाल देखते हैं, छठा नंबर। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। इसका नाम ग्वालियर के महाराज माधोराव सिंधिया के नाम पर रखा गया था। यानी कि छठा नंबर जो सवाल है आपका कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा भाई? मध्य प्रदेश। आपका ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी पूछ दे कि भाई किनके नाम पर रखा गया, तो ग्वालियर के राजा हुए माधवराज सिंधिया, इन्हीं के नाम पर रखा गया। किस जिले में स्थित है? शिवपुरी जिले में स्थित है। 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? यानी कि कहाँ है? प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ है? प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना बड़ोदरा में की गई थी। इसकी स्थापना दिसंबर 1917 को की गई थी। कब की गई थी भैया? दिसंबर 1917 को की गई थी, बड़ोदरा में की गई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 8वां नंबर देखते हैं। रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया? रुपे कार्ड जो एटीएम का आप इस्तेमाल करते हैं वही होता है, जिसका पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब इस्तेमाल हुआ, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो रुपे कार्ड को भारत में व्यावसायिक स्तर पर पहली बार 28 मार्च नहीं होगा, 26 मार्च को लागू किया गया था। 26 मार्च 2012 को शुरू किया गया था। रुपे सभी वित्तीय संस्थाओं तथा भारतीय बैंकों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। इस अनुसार आपका हो जाएगा रुपे डेबिट कार्ड को भैया 1912 में लागू किया गया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 8 नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई? तो जनहित याचिका है ये PIL की, जिसकी अवधारणा की उत्पत्ति US से यानी अमेरिका से हुई थी। PIL जनहित जैसे प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरों आदि के संरक्षण के लिए कानून की अदालत में दायर की गई याचिका है। तो हमसे प्रश्न जो पूछा है वो पूछा है कि PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो सबसे पहले PIL की अवधारणा हमने कहाँ पढ़ा? अमेरिका, यानी कि USA, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको आप UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसकी 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया? संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र को किस भारतीय ने संबोधित किया है? तो 10 नंबर के बारे में हम थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं। सुषमा स्वराज एक भारतीय वकील, राजनीतिज्ञ, राजनयिक थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र का संबोधन इन्होंने ही किया था। यह दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, सुषमा स्वराज। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए इसका सही जवाब। माने संयुक्त राज्य संघ के 72वें सत्र की जो बैठक थी उसको सुषमा स्वराज ने ही संबोधित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2017 में साइबर स्पेस पर वैदिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फिर से प्रश्न पढ़ते हैं, नवंबर 2017 में साइबर स्पेस का वैदिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन, जिसको हम GCCS कहते हैं, के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी बैठक कहाँ की है 2017 में? तो दिल्ली में की है। कहाँ की है भैया? दिल्ली में। यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, नई दिल्ली। अगला देखते हैं हम, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर ने की थी। ब्रह्म समाज के सदस्य किसी भी धर्म पर हमले के खिलाफ थे। यानी कि इनके ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय और द्वारिकानाथ टैगोर, दो लोग थे। दो लोगों ने मिलकर इसको शुरुआत किया था, इसकी शुरुआत की थी। ऐसा नहीं है कि दो ही लोग होंगे, इनके पीछे कई सारे लोगों का हाथ होगा और इन दोनों ने मिलकर, इन सभी ने मिलकर 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हमारा जो सवाल था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई, तो 1828 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूरा डेट पूछे तो 20 अगस्त 1828 आप बताएंगे। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? बिहार के सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछ रहा है। तो गोपालगंज है। गोपालगंज ने 2011 में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1015 महिलाओं के साथ उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया है। दूसरी ओर भागलपुर और मुंगेर जिलों में प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे कम 879 महिलाओं का लिंगानुपात दर्ज किया है। इस अनुसार हमारा जो प्रश्न था, बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सबसे अच्छा रहा है आपका, तो 13 नंबर सवाल का जो जवाब होगा वो होगा गोपालगंज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत की वैश्विक रैंकिंग कितनी है? 14 नंबर प्रश्न है, इसके बारे में जान लें कि वर्तमान में ग्लोबल पासपोर्ट पावर भारत की वैश्विक रैंकिंग इसमें 130 देशों की सूची में 80वें स्थान पर है। जब प्रश्न पूछा गया था तब यह रैंकिंग 75वीं थी। यानी कि जब ये सेट में आया था किसी भी एग्ज़ाम में, उस समय इसकी रैंकिंग 75वीं थी, लेकिन समय पर इसमें बदलाव होते रहे हैं। हर बार पावरफुल पासपोर्ट का इंडेक्स जारी होता रहा है। ठीक है, इस प्रश्न का जो जवाब होगा अभी के अनुसार ये हो जाएगा आपका 80वें स्थान पर है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए। बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर मुंगेर में है। साक्षरता यानी पढ़े लिखे महिलाओं की जनसंख्या 65% लगभग, यानी कि 65.53%। बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर सहरसा में 42.73%। बिहार में उच्चतम पुरुष साक्षरता दर रोहतास में 85.99%। ठीक है, यानी कि आपका 15 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा, ये महिलाओं का साक्षरता दर आपसे पूछा है, तो 65.53% के साथ मुंगेर जो आपका जिला है ये सबसे टॉप पर है महिला साक्षरता दर के रूप में। 16 नंबर प्रश्न, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी और शहद से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी तथा यह 2003 तक चला था। निरपक्ष तुत्तज को स्वर्ण क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध किस चीज़ से है भाई? तो आपको बताना है। तो बागवानी और शहद से है। तो बागवानी और शहद यानी कि आपका हॉर्टिकल्चर यहाँ पे हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे
17 नंबर प्रश्न है, लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो लाइफ ऑफ पाई यहाँ है, मिसप्रिंट है, तो लाइफ ऑफ पाई होगा। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक के बारे में कहा गया है कि इसके जो लेखक हैं एक कनाडाई साहित्यक उपन्यास है यह लाइफ ऑफ पाई। इसकी रचना यान मार्टेल ने की है। यह 2001 में प्रकाशित की गई थी। यान मार्टेल यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है, यान मार्टेल। और इसके प्रकाशन के बारे में पूछ देगा कि भाई इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 2001 में हो गया था इसका प्रकाशन। पूछ देगा आपसे यान मार्टेल जो हैं ये कहाँ के हैं निवासी, किस देश के हैं निवासी, तो ये कनाडा के थे। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018, ठीक है, तो आपको बताना है कि दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 कौन सा देश जीता। तो भारत ने दृष्टिबाधितों का क्रिकेट विश्व कप 2018 जीता था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कहा गया है कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ की गई थी। तो नील सत्याग्रह यानी कि नील आंदोलन गांधी जी द्वारा 1916 में बिहार के चंपारण जिले में आरंभ किया गया है। यह आंदोलन 3 कठिया प्रणाली के तहत नील उगाने वाले किसानों के शोषण को रोकने के लिए किया गया था। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ किया गया था, तो नील आंदोलन जो है कहाँ आरंभ किया गया भाई, बिहार के किस जगह पे, तो चंपारण नाम के जगह पे ये शुरू किया गया था। 3 कठिया प्रथा उसी समय फेमस थी और इसी से सुरक्षा के लिए सभी किसानों को बचाने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है टोडार जनजाति कहाँ निवास करती है। टोडार जनजाति, टोडार नहीं होगा, टोडा जनजाति होगा, ठीक है। यहाँ प्रश्न में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। तो टोडा जनजाति जो है भारत में नीलगिरी पहाड़ियों, दक्षिण भारत या उत्तर पश्चिम तमिलनाडु में पाई जाती है। ये द्रविड़ जातीय समूह से संबंधित थे। यह टोडा भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? टोडा भाषा बोलते थे। कहाँ मिलेंगे भाई ये? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ आंसर। अगला प्रश्न है, नवंबर 2017 में किसने 48 किलोग्राम भार वर्ग में महिलाओं की विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता को जीता है। नवंबर 2017 की बात है। तो मीराबाई चानू 48 किलोग्राम वर्ग में एक भारतीय भारोत्तोलक हैं। मीराबाई चानू 2 दशक से अधिक अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिका के अनाहिम में विश्व भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। यानी कि इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है, कहता है कि अवधी साहित्य जिसका नाम है मृगा, इसकी रचना किसने की। तो भाई कुतुबन एक सूफी कवि थे जिन्होंने 1501 ईस्वी में मृगावती नाम की अवधी कविता को लिखा इन्होंने, जिसका नाम था मृगावती, जिसको हम लोगों ने शॉर्ट में मृगा कहा। इसका प्रकाशन 1501 ईस्वी में किया गया। कुतुबन नाम के एक कवि हुए जो एक सूफी कवि थे, तो इन्होंने ही किया। यानी इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुतुबन। कुतुबन अवधी साहित्य मृगा, या आप कह सकते हैं मृगावती, जिसकी रचनाएं इन्होंने की। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की। निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2017 में यूनेस्को से बाहर होने की घोषणा की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल दोनों ही देशों ने 2017 में यूनेस्को से हटने की घोषणा की। संयुक्त राज्य अमेरिका 1946 में यूनेस्को में शामिल हुआ था।
और अब इन दोनों ने ही 2017 में यूनेस्को से हटने का अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया, यानी कि हटने का निर्णय कर लिया। 1948 की बात की गई थी, 1946 की बात की गई थी कि 1946 में यूएसए यानी कि अमेरिका यूनेस्को में जुड़ा था, लेकिन अब खबर है 2017 में कि इजराइल और अमेरिका दोनों ही हट गए हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन चेक करना है, इजराइल तो है नहीं, केवल यूएसए दिया गया है अमेरिका, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न होगा 24 नंबर, कहता है पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई? तो पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को 1977 में नियुक्त किया गया था। जनता सरकार ने समिति की नियुक्ति की थी, मतलब 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे हम, अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? अक्टूबर 2017 में उपभोक्ता संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? भाई जो 26 नंबर अपना प्रश्न है, 25 नंबर का, ये कह रहा है कि अक्टूबर 2017 में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण महासम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किया। इस सम्मेलन की थीम नए बाजारों में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना और था, ठीक है। यानी कि आपका जो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ये होगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर प्रश्न होगा, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो सर्वसाधारण की शिकायतों का एक निश्चित समय सीमा में समाधान करने के उद्देश्य से 5 जून 2016 में पूरे राज्य में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम लागू किया गया है। यानी कि इसका जो जवाब होगा, बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो 26 का जो जवाब होगा वो होगा 5 जून 2016। 5 जून 2016 यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा 27 नंबर प्रश्न होगा, कहता है बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो 27 नंबर के बारे में कहा गया है कि बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष पंचायत समिति का प्रमुख होता है, जिसको सभी पंचायत समिति मिलके ही चुनते हैं, ठीक है। और सभी वार्ड मेंबर मिलके उपमुखिया को चुनते हैं और सभी पंच मिलके उप सरपंच को चुनते हैं, ऐसा याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखेंगे हम, यानी कि हम कह सकते हैं इसका 27 नंबर का जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये होगा आंसर। 28 नंबर, वुल्फ हॉल क्या है प्रश्न? वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो वुल्फ हॉल उपन्यास के लेखक के बारे में बात किया जा रहा है। तो कुल्फ हॉप अंग्रेजी लेखक हिलेरी मेंटेल का 2009 का ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसे फोर्थ एस्टेट द्वारा प्रकाशित किया गया। अच्छा, इसके बारे में वुल्फ हॉल कहीं कहीं मिल जाएगा, कहीं कहीं कुल्फ हॉप मिल जाएगा, तो भाई देखिएगा, ठीक है ना। इसके जो लेखक हैं वो है हिलेरी मेंटेल। कौन है? हिलेरी मेंटेल। 2009 में इसका प्रकाशन हुआ था, फोर्थ एस्टेट के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका जो आंसर होगा हिलेरी मेंटेल। किताब का नाम याद रखेंगे, कहीं कहीं वुल्फ हॉल दे दिया होता है और कहीं कहीं कुल्फ हॉल दे दिया रहता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होंगे
और इस प्रश्न को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर प्रश्न है, कहता है कि किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया है? तो 1966 से लेके 1969 के बीच 3 वर्षीय वार्षिक योजनाएं थी। इन अवधि को योजना अवकाश भी कहा जाता है। इसमें सूखे की समस्या उत्पन्न हुई थी। 1966 से लेकर के 1969 तक का जो समय था, इसे ही नियोजन अवकाश या योजना अवकाश कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर जो प्रश्न है, कहता है वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये कृष्णा शोभती को सम्मानित किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णा शोभती। इनके बारे में कहा गया कि कृष्णा शोभती को साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 मिला था। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 30 का 31। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन 1922 में हुआ था, गया जिला में हुआ था। कांग्रेस के गया सत्र का आयोजन आर.सी. दास की अध्यक्षता में किया गया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक की स्थापना 1971 में कंपनी अधिनियम की धारा 617 के तहत भारतीय संसद के प्रस्ताव द्वारा की गई थी। बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। भारतीय औद्योगिक बैंक निवेश बैंक का मुख्यालय हमसे पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कोलकाता। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न के बारे में कहता है कि 1857 से लेकर के 59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो 1857 से लेकर 1869 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स थे। इन दोनों ने मिल कर के ये पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था 1857 से लेकर 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न हम देखेंगे। लिखा गया है प्रश्न में कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो पाइका नाम का जो नृत्य है, इसका संबंध बिहार राज्य से है और बिहार का ये पारंपरिक लोक नृत्य है। इसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके पूरे जोश और उल्लास के साथ नृत्य करते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखेंगे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद थे। यह पुस्तक देश के बंटवारे का विरोध करने के लिए लिखी गई थी। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। यानी कि इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है, इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी हुए स्वतंत्र भारत के। अगला प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो 36 नंबर प्रश्न के बारे में, मिशन इंद्रधनुष जो है वाडनगर गुजरात में आरंभ किया गया। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का 2020 तक टीका करना था जिन्हें टीके नहीं लगे थे। तो मिशन इंद्रधनुष का आरंभ कहाँ किया गया था भाई? तो वाडनगर गुजरात। अगला प्रश्न है 37 नंबर।
देखते हैं 37 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस कहा गया कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना 2023 की थीम है, यानी कि 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता के विजेता कौन है? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा सी नंबर ऑप्शन, मानुषी छिल्लर। और ये पुरस्कार जीतने वाली ये 6ठी महिला है। ठीक है, कौन से नंबर की महिला है? 6ठी महिला, यानी कि इनसे भी पहले 5 महिलाओं ने इस पुरस्कार को जीत रखा है, यानी कि मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। ठीक है ना, 6ठी महिला यानी कि 6ठी भारतीय हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो केंद्र सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको भेल कहा गया है, और गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, जिसको गेल कहा गया है, इसको 1 फरवरी 2013 को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया था। यानी जो आपका ऑप्शन होगा ये गेल और भेल, ये दोनों अगर यहाँ हैं तो देख लीजिए, तो भेल यहाँ पर नहीं है, गेल है, GAIL। ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, 40 नंबर प्रश्न है हमारा। कहता है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? तो लौह अयस्क उत्पादन में भारत के शीर्ष 4 राज्य क्रमशः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और चीन 3 शीर्ष लौह अयस्क उत्पादक देश हैं। सूची में भारत का स्थान 4था है, और 4था होते हुए भी भाई भारत इनमें अपनी क्षमताओं को दिखाता रहा है। तो हमसे जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लौह उत्पादक राज्य है, तो मैंने अभी आपको बतलाया कि इस श्रेणी में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड इस प्रकार से घटते आते हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है लौह अयस्क का। अगला प्रश्न देखेंगे हम, थोड़ा सा बड़ा है इसका ऑप्शन, तो ऊपर कर लेते हैं इस प्रश्न को। देखते हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्वक जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य हैं। भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा नवंबर 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना शुरू की गई थी। तो भाई इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपको समझना होगा पहले कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो गर्भवती महिलाओं को उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना था, सभी बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना था, या उचित दाम पर सिर्फ BPL परिवार को दवा उपलब्ध करवाना था, या पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध करवाना था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूरे देश में उचित दाम पर दवा को उपलब्ध कराना था। ठीक है, इस प्रश्न का उद्देश्य जो हो था। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है क्या कि भाई 2015-16 में भारत में किस राज्य ने सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया? तो 2015-16 में केरल जो राज्य है इसने भारत में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन किया। देश के कुल नारियल उत्पादन में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की हिस्सेदारी लगभग 85% है, जिसमें केरल राज्य सबसे ऊपर आता है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 43 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो राज्यसभा में, या यूँ कहें कि राज्यसभा को उच्च सदन हम कहते हैं, इनमें कुल 245 सदस्य होते हैं। इनमें से 12 सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किया जाता है।
यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 12। अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? तो गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ियों की श्रृंखला है। इसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण गारो हिल्स। उस अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मेघालय, आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी उपन्यास जिसका नाम है कंकाल, इसकी रचना किसने की? तो जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास थे, कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल में नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ उल्लेख है। जयशंकर प्रसाद जिनकी एक रचना है जिसका नाम है कंकाल, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? तो पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा है। पाउंड शब्द लैटिन भाषा के पोंडो शब्द से बना है, जिसका मतलब तराजू पर तोला गया होता है। तो किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है, ऐसा हमसे पूछा गया था। तो ये ब्रिटेन की मुद्रा है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट जज। 47 नंबर क्वेश्चन। तो संविधान के अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस अनुसार आपके राज्यपाल करेंगे, और किसके सहमति से करते हैं? तो इसकी सहमति उच्च न्यायालय को देनी पड़ती है, यानी कि उच्च न्यायालय ही आपको बताएगा, यानी कि राज्यपाल को बताएगा कि भाई किसे मुख्य न्यायाधीश जिला न्यायाधीश के रूप में आप चुन रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, देवी मैग्रोव कहाँ है? देवी मैग्रोव कहाँ है? तो देवी मैग्रोव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मैग्रोव एक ऐसी वनस्पति होती है जो खारे या अर्ध खारे पानी में पाई जाती है। तो 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न हम देखेंगे 49 नंबर। कहता है कील कैनाल, है ना, कील कैनाल किसे जोड़ती है? तो कील कैनाल उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील कैनाल किसे जोड़ती है? उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। यह विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर है। यानी कि इस प्रश्न यानी कि 49 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। कील नहर के बारे में अगर आपसे पूछ दे तो कहिएगा कि उत्तर सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे 50 नंबर। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। वैसा कौन सा है भाई? बात इसमें आपको पकड़ना है। तो 50 नंबर के बारे में है कि महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो जाए। उस अनुसार यहाँ प्रश्न को ठीक से पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित कारणों से महाभियोग लगाकर उसे पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो किस कारण से उनको नहीं आप हटा सकते हैं? अगर संविधान के उल्लंघन के मामले में उनको पकड़ा जाएगा, हटा सकते हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा, हटा सकते हैं। अव्यवहार के मामले होंगे तब भी हटा सकते हैं। कानून के उल्लंघन के मामले में भी आप हटा सकते हैं। तो भाई आपसे पूछा गया है कि भाई किसके अनुसार आप नहीं हटा सकते हैं?
तो महाभियोग का जो प्रस्ताव है सिर्फ तब ही आप ला सकते हैं जब संविधान का उल्लंघन हो, संविधान का दुर्व्यवहार हो या उनका अक्षमता साबित हो गया हो, तभी आप ला सकते हैं। यानी कि संविधान के उल्लंघन के मामले में आप ऑप्शन नंबर ए मारेंगे यहाँ कि इस मामले में अगर आप होंगे राष्ट्रपति के या आपके राष्ट्रपति अगर इस मामले में आगे होंगे तभी आप उनके खिलाफ महाभियोग ला सकते हैं। और इनके खिलाफ महाभियोग आपको नहीं लाना है, आप ला भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना, सदन के लोग ही ला सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। नामीबिया की राजधानी आपसे पूछा है, तो नामीबिया जो कि एक दक्षिण अफ्रीकी देश है, इसकी राजधानी विंडहॉक है और इसकी भाषा अंग्रेजी तथा मुद्रा नामीबियाई डॉलर है। 51 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर हो जाएगा विंडहॉक। विंडहॉक कहिए, विंडहॉक कहिए, ठीक है ना, ऐसे विंडहॉक होता है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे विंडहॉक हो गया है, विंडहॉक होगा, वह से वकील जो होता है ना, विंडहॉक, हाँ वही। आगे बढ़ेंगे। 52 नंबर सवाल देखिए, कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। इसके संस्थापक M.N. रॉय हैं। इस दल के महासचिव डी राजा थे, ठीक है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई 26 दिसंबर 1925 को। किन्होंने की भाई? तो इसकी स्थापना M.N. रॉय ने की थी। M.N. रॉय आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है धमाल। धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो धमाल लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। धमाल एक मूवी का भी वही नाम है। मुझे तो बहुत पसंद है, आप लोग को पसंद है या नहीं पता नहीं, वो आप ही जानेंगे ना। चलिए देखिएगा जरूर, अगर कभी समय मिले तो, कॉमेडी भरपूर है। आगे बढ़ेंगे। 54 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है 2015-16 के लिए निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया? 15-16 के लिए निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पुरस्कृत किया गया है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय तो हम बहुत पीछे चले गए हैं ना, नहीं वहाँ से भी लौट के आते हैं। 15-16 की बात है तो डायरेक्ट 15-16 की बात करते हैं। तो 15-16 में उज्जैन जो रेलवे स्टेशन है वहीं पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन को ही 2015-16 में पुरस्कृत किया गया है, यानी कि पुरस्कार दिया गया है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस अनुसार। अगला नंबर जो प्रश्न है 55 नंबर, कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 ईस्वी को आरंभ हुआ था। इस आंदोलन के पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात हो गया। तो ये कहाँ जो द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को, ठीक है ना, और उसी के अनुसार ये सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर में समांतर सरकारें बनी थी। तो पश्चिम में सतारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो लेड पेंसिल बनाने में पेंसिल लिखने या चित्र बनाने के काम में आता है। इसमें एक आसानी से सरकने वाली परत होती है जो प्रायः ग्रेफाइट की बनी होती है। तो आपसे यही प्रश्न पूछा गया है कि भाई लेड पेंसिल बनाने में किसको उपयोग में लाया जाता है ना, किया जाता है? तो वो होगा आपका ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं। 57 नंबर प्रश्न मैथ है, इसे आप ही को हल करना होगा और आप हमें कमेंट में इस प्रश्न का जवाब जरूर भेजेंगे क्वेश्चन नंबर के साथ, ताकि हम मिलान करके आपको सही सही बता सके कि आपका सही है या गलत, ठीक है। 57 मैथ, 58 मैथ,
59 मैथ, 60 भी नहीं, 60 तो भाई थर्मल फ्लास्क के बारे में पूछ रहा है, तो थर्मल फ्लास्क की खोज किसने की थी ऐसा पूछ रहा है प्रश्न। तो भैया सन 1892 ईस्वी में सर जेम्स डेवोर ने थर्मल फ्लास्क है, ठीक है ना, थर्मल फ्लास्क होता है, थर्मस फ्लास्क लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, का आविष्कार किया था जेम्स डेवोर ने। इन्होंने इसका उपयोग गैस के द्रवीकरण के अनुसंधान के संयोजन में किया था, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, जेम्स डेवोर। अगला प्रश्न मैथ है 61 नंबर, 62 भी मैथ, 63 भी मैथ, 64 भी मैथ, 65 भी मैथ, नहीं 64 मैथ कैसे है भाई, 64। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं आप, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए आपको पता नहीं है कि जहाँ दूध जमा करने आप जाते हो, जिनके घर में बहुत सारे जानवर होते हैं, दूध बच जाता है तो लास्ट में वो डेयरी में जाते हैं जमा करते हैं, वहाँ लैक्टोमीटर के माध्यम से ही बताया जाता है कि दूध कितना शुद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला 65 मैथ है आपका, 66 मैथ, 67 मैथ, 68 देखेंगे। भेड़ में एंथ्रैक्स होने का कारण आपसे पूछा है, तो भेड़ में एंथ्रैक्स नाम की बीमारी होती है ना, जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है। इसके कारण जो है बेसिलस एंथ्रैक्स नामक जीवाणु, बेसिलस एंथ्रैक्स नाम का एक जीवाणु है जिसी के कारण इसको ये होता है। यह मानव तथा पशुओं दोनों को संक्रमण में डाल सकता है, दोनों के लिए संक्रमण का कारण बन सकता है ये, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि भेड़ में एंथ्रैक्स होने का कारण बताइए, तो ये होगा आपका बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है अग्नि बुझाने के यंत्र में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम मीठा सोडा या खाने का सोडा कहते हैं। NaHCO3 का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में सोडा युक्त पेय पदार्थ के रूप में होता है, और अग्निशामक के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसको हम अग्नि बुझाने वाले यंत्र में भी इसका इस्तेमाल देख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। 70 मैथ है आपका, 71 भी मैथ है, 72 भी मैथ है, 73 भी मैथ है। 74 के बारे में, भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है, तो भूरा कोयला के रूप में लिग्नाइट को जाना जाता है। इसका रंग कत्थई या काला भूरा होता है, तथा आपेक्षिक घनत्व भी पत्थर कोयला से कम होता है। तो हम कुल मिला के कहेंगे कि भूरा कोयला के रूप में आप किसे जानते हैं भाई, तो लिग्नाइट को जानते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे 75 नंबर, प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग, KAR डेटिंग का विस्तृत रूप है। यह प्राचीन भूगर्भीय चट्टानों की आयु को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसको हम क्या बोले, तो पोटेशियम आर्गन डेटिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 76 नंबर, पैर और सिर का सवाल है, आप बना लेंगे। अगला 77 नंबर प्रश्न है, कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम होती है, तो प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सबसे अधिक होती है। तो हमसे जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है अधिकतम किस में होती है, तो ये होती है लाल रंग में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है काला जार किस कारण से होता है, तो काला जार धीरे धीरे विकसित होने वाला एक देशी रोग है जो लिस्मानिया के कारण होता है। बुखार, वजन घटना और जिगर में सूजन आना आदि इसके लक्षण हैं। काला जार के बारे में बोला है, तो काला जार किस कारण से होता है भाई, तो काला जार लिस्मानिया के कारण होता है, लिस्मानिया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 79 नंबर सवाल देख ही रहे हैं,
आपका मैथ है। 80 नंबर सवाल देखते हैं, कहता है रक्त का रोकथाम को जमाने में, रक्त का जो रोकथाम है उसमें कौन मदद करता है, यानी कि रक्त को थक्का बनाने में हेल्प कौन करता है, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो रक्त को थक्का बनाने में प्लेटलेट्स मदद करते हैं। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बो इसको कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट में उपस्थित अनियमित आकार की छोटी अनाभिकीय कोशिका होती है। तो रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है भैया, तो रक्त को थक्का जमने में मतलब थक्का जमाने में हमारा रक्त का प्लेटलेट्स हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मैथ है, ठीक है। 82 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। 82 नंबर प्रश्न कहता है आयोडीन किस रूप में पाया जाता है। तो आयोडीन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक आई और परमाणु संख्या 53 होता है। यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न आपका मैथ है। 84 नंबर प्रश्न मैथ, 85 भी मैथ है, 86 भी मैथ है, 87 भी मैथ्स है। 88 देखेंगे, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम के बारे में कहा गया है कि पेप्सिन एक एंडोपेप्टिडेज है जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है, और पेप्सिन एंजाइम आमाशयिक रस में पाया जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो आमाशयी रस में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 89 नंबर, जिसके बारे में कहा गया है कि जड़ा दृष्टि, जिसको आप प्रीसबायोपिया बोलते हैं, जड़ा दूर दृष्टि के उपचार में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो 89 नंबर प्रश्न, 89 नंबर प्रश्न, जड़ा दूर दृष्टिता में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष होता है। इसमें मनुष्य दूर व नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी कि 89 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाइफोकल लेंस। कल्पना 1 उपग्रह समर्पित है किसे, तो मेघा ट्रॉपिक्स उपग्रह अक्टूबर 2011 को PSLV रॉकेट द्वारा कक्षा में तैनात किया जा चुका है। यह भारत के इसरो और फ्रांस का संयुक्त अभियान रहा है। तो भाई कल्पना 1 मेघाट्रॉपिक उपग्रह है जो कि PSLV रॉकेट द्वारा कक्षा में तैनात किया गया है। और ये किस प्रकार का उपग्रह है, हमसे यही पूछा है। तो ये नौवहन हेतु है या मौसम हेतु है या संचार हेतु है या शिक्षा हेतु है। तो यह मेघाट्रॉपिक उपग्रह है। मेघाट्रॉपिक उपग्रह कहा जाता है आपका संचार को, ठीक है। और 90 नंबर के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये एक प्रकार का जो उपग्रह है, कल्पना 1 के बारे में हमने बात कर रहे थे ना भाई, हम 91 का डिस्कशन देख लिए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर विचार कर लेंगे। कल्पना 1 के बारे में अगर हम बात करें कि ये उपग्रह कैसा है, किस प्रकार का है, तो कल्पना 1 उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा लॉन्च पहला मौसम समर्पित उपग्रह है। इसे मैटसेट नाम से भी जाना जाता है। कल्पना 1 को ही हम मैटसेट के नाम से जानते हैं। और ये एक प्रकार का मौसम उपग्रह है, ये भी आप थोड़ा समझेंगे, ठीक है। और इस प्रश्न को ध्यान से डिस्कस करेंगे, इस प्रश्न को, ठीक है। कल्पना 1 को मैटसेट भी आप कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि मेघाट्रॉपिक उपग्रह संयुक्त अभियान है किसका। तो मेघाट्रॉपिक उपग्रह भारत और फ्रांस का संयुक्त अभियान था।
तो भारत और फ्रांस यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए पर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कहता है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में स्थित है। यह भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत काम करने वाली एजेंसी है। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी आपकी कहाँ है भाई, तो ये हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है। तो निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक है, तो जीन आनुवांशिकता की मूल इकाई है। संतान अपने माता पिता से इन जीनों के माध्यम से ही समानता प्राप्त करते हैं। तो आनुवांशिक इकाई जो है वो है जीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। 94 नंबर प्रश्न है, कहता है कि भाई सोना में क्या मिलाया जाता है। तो सोने में ज़्यादातर तांबा मिलाया जाता है। शुद्ध सोने का आभूषण बनाने पर आभूषण पिघल जाएगा, इसलिए सोने में तांबा मिलाया जाता है। सोने में क्या मिलाया जाएगा भैया, तो केवल और केवल तांबा ही मिलाया जाता है या कुछ और भी मिलाया जाता है। तो हाँ, आभूषण बनाने के लिए कभी कभी तांबा भी मिला लेंगे। हमारे पास तो केवल एक ही चीज़ आ रहा है ऑप्शन में, केवल और केवल तांबा, लेकिन यहाँ सिंगल कोई नहीं है तो हम थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास करेंगे। चांदी, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जिंक, तांबा सोना। तो हाँ, हम इसको आंसर टिक कर सकते हैं कि तांबा सोना के मिश्रित रूप होते हैं, है ना। तांबा और सोना के मिश्रित रूप से ही हम कोई भी स्वर्णिम आभूषण बना सकते हैं या सोने का आभूषण बना सकते हैं। 95 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता है कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। तो संवहन ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि है जिसमें किसी तरल पदार्थ में अणुओं का समग्र स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण कहिए या ऊष्मा का आदान प्रदान कहिए, दोनों होता है। चिमनी से धुआं संवहन सिद्धांत से बाहर निकलता है। तो चिमनी से जो धुआं है वो संवहन के माध्यम से बाहर निकलता है, याद रखेंगे आप। आगे 96 नंबर जो प्रश्न है वो है आपका मैथ्स। 97 नंबर मैथ्स, 98 मैथ्स, 99 मैथ्स। आगे देखेंगे 100 नंबर भी मैथ, 101 मैथ, 102 भी मैथ, 103 भी मैथ, 104 भी मैथ, 105 देखेंगे। 105 नंबर प्रश्न के बारे में कहा गया है कि भाई ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है। तो ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी की एक सूक्ष्म मात्रा होती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है तथा इसमें ऑर्गन गैस भी भरी रहती है। यानी कि ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी और ऑर्गन का मिश्रण होता है। और मरकरी आपको पता ही है कि मरकरी जो है ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 106 रीजनिंग, 107 रीजनिंग। अब नीचे के सभी प्रश्न आपको रीजनिंग के रूप में मिले हैं। मुझे उम्मीद है आप नीचे के सभी प्रश्न मैथ्स, रीजनिंग सभी को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे और आप हमें कमेंट के रूप में इन प्रश्नों के हल भेजेंगे, ज़रूर भेजेंगे। और मुझे ऐसा उम्मीद भी है, और ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, चूँकि मुझे पता है कि किसी भी प्रकार का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो आपको इन टाइप के प्रश्नों से अवगत जरूर होना होगा। मैंने आपको ये सेट इसलिए प्रोवाइड किया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको और इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें ज़रूर भेजो और हम आपके इन उत्तरों को की जांच करके ज़रूर आपको सही या गलत के बारे में बताएंगे। मैं जल्द ही इन सभी सेटों का आंसर सेट भी आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएं।
जो मैथ और रीजनिंग के रूप में है। मुझे उम्मीद है आप इन सभी प्रश्नों के सही सही जवाब लगाएंगे और आप हमें ये भी बतलाएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न गलत हुए। तो ठीक है, मिलेंगे इसी प्रकार के फिर अगले वीडियो में, सेट 3 में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। और हाँ, आप हमें कमेंट में अपने सवाल और सुझाव ज़रूर भेजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।